हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम या फिर बोल सकते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको शॉर्ट में DLPP बोला जाता है। इसको डाल्टन ने 1801 में दिया था। इसके पहले हमने गैस के नियम अर्थात गैस लॉस पढ़े थे, जिसमें हमने टोटल 5 नियम पढ़े थे आदर्श गैस समीकरण को मिला के। तो उम्मीद है वो चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अर्थात डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में डाल्टन ये बोलते हैं कि यदि हम ताप को स्थिर रख दें अर्थात टेम्परेचर को हम फिक्स कर दें और आयतन भी यदि स्थिर रहे और किसी कंटेनर में हम 2 या 2 से अधिक उन गैसों को मिला दे जो आपस में कभी क्रिया नहीं करती है, जिसको हम एक प्रकार से अक्रिय गैस बोल सकते हैं, अर्थात वो आपस में रिएक्शन नहीं करते। उस टाइप की गैसों को यदि हम एक कंटेनर में रख दें तब उनका जो कुल दाब होता है, चूंकि ढेर सारी जब गैसों को हम किसी कंटेनर में रख देंगे तो उनका क्या होगा, वो एक प्रकार से मिश्रण बन जाएंगे अर्थात मिक्सचर बन जाएंगे। तो उन गैसों का जो मिश्रण का कुल दाब होगा वह दाब उन प्रत्येक गैसों के अलग अलग दाब के योग के बराबर होगा। कहने का अर्थ है कि यदि मैं हर एक गैस को अलग अलग कंटेनर में रख दूं अर्थात अलग अलग पात्र में रखूं और हर पात्र का टेम्परेचर समान रखूं और आयतन भी समान रखूं, तो प्रत्येक गैस जो एक ही पात्र में जो दाब लगाएगा वही दाब यदि हम सभी गैसों को एक ही पात्र में रख दिया अलग अलग न रखने के बजाय, तो सारे गैस एक साथ मिलकर दाब लगाएंगे। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कमरे में एक व्यक्ति है और दरवाजा बंद है, तो एक व्यक्ति यदि रहेगा तो दरवाज़ों को यदि खोलना चाहेगा तो अकेले का बल लगेगा। अब उस कमरे में यदि मैं 4 से 5 लोगों को डाल दूं, तो 4 से 5 लोगों को यदि मैं डालूं तो 4 से 5 लोग आपस में एक साथ मिलकर जोर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, दाब ज़्यादा लगेगा। तो सेम वही स्थिति यहाँ भी रहता है कि एक पात्र में यदि हम सिंगल गैस को रखें तो वह गैस अकेले दाब लगाता है अर्थात अकेले प्रेशर लगाता है, जिसको हम बोलते हैं आंशिक दाब। लेकिन हम उसी तरीके से एक ही पात्र में यदि 2 से 3 गैसों को मिला दें और वो गैसें कैसी हों, जो आपस में अभिक्रिया ना करें, कंडीशन यही है कि गैसें आपस में अभिक्रिया ना करें और हमारा ताप समान रहे, आयतन समान रहे, और एक ही पात्र में यदि गैस को रख दें तो सारे गैस एक साथ मिलकर दाब लगाते हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं कुल दाब। तो इसको हम स्टेटमेंट के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि समान ताप और समान आयतन पर, अर्थात हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, टेम्परेचर को फिक्स कर रखा है, आयतन अर्थात वॉल्यूम या बोल सकते हैं साइज को फिक्स कर रखा है, में 2 या 2 से अधिक अक्रिय गैस मतलब वे गैसें जो आपस में क्रिया ना करें, उस टाइप की गैसों को हम यहाँ अक्रिय बोल रहे हैं। अक्रिय मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शून्य समूह के ही गैसों को ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सोचना भी नहीं है। मतलब शून्य के समूह के गैसें तो आ जाएंगी, लेकिन वे गैसें भी जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते उन गैसों को लेना है। इसमें अभिक्रिया करने वाली गैसों पर इसका नियम लागू नहीं होता है, अर्थात 2 गैसों को यदि मैं एक साथ मिक्स कर दूं तो आपस में वो क्रिया ना करे, ऐसा रहे। तो इनके मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अर्थात इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी टोटल अर्थात कुल दाब बराबर पहले गैस का दाब, दूसरे गैस का दाब, तीसरे गैस का दाब, और भी ढेर सारी गैसें हो सकती हैं, तो उसको हम ऐसा दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब प्रत्येक गैस के द्वारा जो अलग अलग दाब लगाया जाता है वो गैस जब अकेले होते थे तब, लेकिन जब उन गैसों को हमने एक साथ मिक्स कर दिया तो टोटल एक साथ दाब लगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि समेशन पी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंडिविजुअल मतलब अकेले का। तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा इस तरीके से कि पी टोटल बराबर होता है सभी अलग अलग गैसों का दाब, ये पहले गैस का दाब, दूसरे गैस का दाब, तीसरे दाब, और आगे कंटिन्यू जितना भी हम गैसों का मिश्रण ले लें अर्थात गैसों को मिक्स कर दें। अब इसी को दूसरे तरीके से ले तो समेशन पी आई लिख सकते हैं। पी आई का अर्थ होता है ये बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 ऐसा प्लस होते जाएगा, तो इसको हम समेशन से भी दिखा सकते हैं अर्थात पी टोटल मतलब प्रेशर या कुल दाब। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस तरीके से, यदि हम चित्र के माध्यम से समझे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ले लिया है। ये बैरोमीटर है जो कि दाब नापने का काम करता है। बैरोमीटर का सिद्धांत मैं अलग से बता दूंगा वीडियो बना के कि वास्तव में वो कैसे काम करती है। यहाँ पे सिर्फ समझना है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है। देखिए नाइट्रोजन गैस ले लिया, इसमें हमने ऑक्सीजन गैस ले लिया, सेम तीनों कंटेनर का साइज एक ही जैसे है। इसमें इसके हमने 9 मोल लिए हैं, इसके भी 9 मोल लिए हैं। अब यहाँ पे यदि हम इसका दाब नापे तो ये दाब हमको यहाँ इतना मिलता है, अर्थात ये जो अंदर में नीले कलर का है इसको हम पारा बोलते हैं, क्योंकि बैरोमीटर में पारा लगा रहता है, पारा के हिसाब से हम दाब को नापते हैं अर्थात प्रेशर को मेजर करते हैं। तो यहाँ से अर्थात ये जो नाइट्रोजन गैस है अकेले इस कंटेनर पे इतना दाब लगा पाता है, इसको मैं नाम दे देता हूँ P1, ठीक है। इतना ऑक्सीजन गैस को इस कंटेनर में अलग से रखूँ तो ये इतना दाब लगाता है, इसको मैं बोल सकता हूँ P2। अब दोनों को हमने एक में डाल दिया अर्थात एक ही डिब्बा में, जो इतना ही साइज के डिब्बा में। तो इसमें क्या हुआ, देखिए जो प्रेशर हमको इनको अलग अलग में इतना मिलता था, अब दोनों को मिला दिया तो क्या है, दोनों का जुड़ के हो जाएगा, अर्थात दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ के एक साथ दाब लगा रहे हैं, तो ये प्रेशर इतना बड़ा हो गया अर्थात इनका दोनों का टोटल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, P1 प्लस P2। अब इसी को हम P टोटल भी बोल सकते हैं संक्षिप्त रूप में, P1 प्लस P2। अब जरूरी नहीं है 2 ही गैस रहे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो उस केस के लिए हम ऐसा उसको बता सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होगी। कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, आयतन को स्थिर कर रखा है और टेम्परेचर को स्थिर कर रखा है। अब ये तो एक सामान्य है। अब इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अंकित क्वेश्चन, वो इससे नहीं बनाया जा सकते। अर्थात यदि एक सिंगल गैस का सिर्फ दाब दे दिया रहता है तो हम टोटल दाब निकाल लेंगे इस सूत्र से, लेकिन चूंकि ये क्या है, एक प्रेशर है, और प्रेशर हमने किस में देखा था, आदर्श गैस समीकरण में PV इक्वल टू क्या देखा था, nRT। अब क्या करेंगे हम, ये जो आदर्श गैस समीकरण का ये जो प्रेशर है P,
इस समीकरण को हम इस पे लागू करके अर्थात डाल्टन का आंशिक दाब का जो नियम का सूत्र है अर्थात फार्मूला है उसमें लागू करके हम अलग अलग और फार्मूला डिराइव करेंगे अर्थात बनाएंगे, जिसके द्वारा हमको इससे संबंधित गणित प्रश्न बनाने में मदद मिलेगा। सामान्य थ्योरी इतना ही है, इसको नोट करिए। फिर इसके आगे हम इससे अर्थात पी वी इक्वल टू NRT, जिसको हम क्या बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन, इससे तुलना करके हम इसका अलग अलग फार्मूला निकालना सीखेंगे। और साथ में जो ये मोल है इस मोल के आधार पर भी फार्मूला निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि मोल की संख्या पर भी ही ये जो गैस रहता है वो निर्भर करता है। अर्थात जितना अधिक अणु रहेगा किसी कंटेनर में उतना ही अधिक प्रेशर अर्थात दाब भी बनेगा। ये देखिए फार्मूला से यदि मैं इसको ऐसा कर दूँ P इक्वल टू NRT बाई V कर दूँ, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए ये इसके समानुपाती हो गया N के, R तो कांस्टेंट है, तो मोल की संख्या अर्थात अणुओं की संख्या जब भी ज़्यादा रहेगी कंटेनर में वो प्रेशर भी क्या करेगा, ज़्यादा उत्पन्न करेगा। इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि P टोटल अर्थात P कुल भी बोल सकते हैं इसको, कुल अर्थात कुल दाब, ये हमने पढ़ा P1 P2 P3 और भी ढेर सारे इधर आगे P4 P5 हो सकता है, जिसको हमने ऐसा समेसन P का नाम दे दिया था। अब यदि हम आदर्श गैस समीकरण से इसकी तुलना करें, हमारा जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है यहाँ पे खत्म हो गया था। हम इसके आगे जो डिराइव कर रहे हैं वो हमको गणित बनाने के लिए जो फार्मूले हैं उनके लिए डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, अर्थात मोल के रूप में इसको डिराइव कर रहे हैं हम लोग। आदर्श गैस समीकरण से यदि तुलना करें, आदर्श गैस समीकरण से तो आदर्श गैस समीकरण होता है PV इक्वल टू NRT। अब इस फार्मूला के हिसाब से देखूँ तो प्रेशर हमको क्या मिलेगा, NRT बाई V। अब देखिए इसमें पहला जो हमारा होता है अर्थात P1 P2 P3 ये क्या है, ये है एक कंटेनर के अंदर जैसे कोई अलग अलग क्या है गैस है, ये पहले गैस का दाब है इसके अंदर, ये दूसरे गैस का, ये तीसरे गैस का। तो जैसे मुझे उदाहरण बताया था कि एक कमरा है जिस कमरे का हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है बाहर से, अब उसमें किसी एक आदमी को हमने रखा है, तो एक आदमी अकेले बल लगाएगा, लेकिन हम उस कमरे में 4 से 5 लोगों को रख देंगे तो क्या होंगे, 4 से 5 आपस में मिलकर बल लगाएंगे, अर्थात जो प्रेशर रहेगा दाब रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बस वैसे ही इसमें एक अकेले का P1 है लेकिन सभी का हमने टोटल कर दिया तो उसको हम P टोटल के नाम से जाना है, अर्थात सबको हमने जोड़ दिया, सबके दाब को जोड़ दिया है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तब आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से यदि मैं तुलना करूँ और एक गैस का दाब देखूँ, यहाँ पे हम 3 तक देखेंगे, 2 तक भी दे सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यदि मैं P1 पहले गैस का दाब देखूँ इस सूत्र के हिसाब से तो मैं क्या लिख सकता हूँ, N को N1 लिख सकता हूँ, ठीक है, R को R, T को T लिखना है और V को V लिखना है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है, हमने कंटेनर एक ही लिया है, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम हमारा फिक्स हो गया, साइज तो वही है कंटेनर का अर्थात पात्र का, इसलिए वॉल्यूम में हम V1 V2 कुछ नहीं लिखेंगे। टेम्परेचर भी हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, अर्थात हम क्या कर लिख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो क्या है, समान है, अर्थात हमारा पात्र भी वही है, टेम्परेचर भी वही है। और जो R होता है ये क्या होता है, ये तो गैस कांस्टेंट होता है जिसका मान हमने आदर्श गैस समीकरण में पढ़ रखा है 0.0821 और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इसका मान हमने पढ़ रखा है। तो उम्मीद है ये चीज़ क्यों नहीं बदल रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने आयतन अर्थात पात्र का जो साइज है वो और जो टेम्परेचर वो हमने फिक्स कर रखा है, 0 का अर्थ यहाँ 0 नहीं रखना है, ये हम इसको बदलेंगे नहीं, ये ठीक, ये पहले गैस का हो गया। दूसरे गैस का यदि हम देखो तो P2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे N2 लिख सकता हूँ। N1 N2 क्यों लिख रहे हैं हम, N है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अर्थात मान लो कोई मैं इसमें नाइट्रोजन गैस भरा तो इसके साइज अलग होंगे ना, उसके बाद मैं ऑक्सीजन यदि भरूंगा तो ऑक्सीजन के साइज अलग होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन अलग एटम होता है, ऑक्सीजन अलग एटम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम N1 N2 कर रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या भी अलग अलग रहेगी, ठीक। N2 RT बाई इसको हम लिख सकते हैं V। यदि मैं तीसरा कर दूं तो इसको हम बना सकते हैं N3 RT बाई V। अब यदि मुझे टोटल निकालना रहेगा, ठीक है, टोटल अर्थात देखिए इस सूत्र के हिसाब से P टोटल यदि हमको पता करना है, P टोटल ये तो इंडिविजुअल हो गया, इसी सूत्र में हम मान रख रहे हैं सीधा सा जो हमारा सामान्य फार्मूला था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम वाला। P टोटल रखने पर क्या था, P1 P2 P3, P1 P2 P3 तीनों को जोड़ेंगे मतलब क्या कर रहे हैं, N1 RT बटा V, N2 RT बटा V, N3 RT बटा V। इसको मैं यदि देखिए RT बटा V सब में क्या है, कॉमन है, तो इसको यदि हम कॉमन निकाल लें तो क्या चीज़ बचेगा, N1 N2 N3 ये अपना ब्रैकेट में हो जाएगा और सबके लिए कॉमन RT बटा V। इस जैसे हमने प्रेशर को P1 P2 P3 किया तो ऐसी मोलों की संख्या को भी हम टोटल कर सकते हैं ना। अब यदि हम इसको N1 N2 N3 को देखें तो ये इसी की तरह है, P1 P2 P3 की तरह, अर्थात इसको हमने क्या लिखा है, P टोटल। ये ढेर सारे भी हो सकते हैं, यदि हमने यहाँ 3 के बजाय और भी ज़्यादा लिया होता तो उससे फर्क नहीं पड़ता कितना ले रहे हैं, ये अपने समझने के लिए है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N टोटल अर्थात कुल मोलों की संख्या और RT का RT हो जाएगा और टोटल ये क्या हो जाएगा V और ये हो गया P टोटल। तो इस तरीके से हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। ये फार्मूला की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यदि क्वेश्चन देता है
आंकिक अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें टेम्परेचर दे देता है, वॉल्यूम दे देता है और मोलों की संख्या दे देता है, अर्थात कुल मोलों की संख्या, इन टोटल करते हैं कुल मोलों की संख्या, तब हम टोटल जो भी गैस रहेंगे उनके क्या कर सकते हैं, प्रेशर पता कर सकते हैं, कुल प्रेशर। ये तो एक फार्मूला हो गया। इसके पहले हमने इस तरीके से, यदि हमको सिर्फ प्रेशर दिया रहे अर्थात दाब दिया रहे तो डायरेक्ट सभी दाब को जोड़ देंगे, तो इस फार्मूला से, अर्थात एक फार्मूला हमारा ये हो गया, दूसरा फार्मूला इससे अर्थात ये वाले, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यदि किसी भी गैस का दाब दे दिया रहे निकालने के लिए अर्थात सिंगल गैस का, और मोल उपलब्ध रहे, टेम्परेचर वॉल्यूम, तो सिंगल गैस का अर्थात हम इसको क्या बोल सकते हैं, आंशिक दाब। आंशिक दाब हमने इसके पहले पढ़ा कि आंशिक दाब किसको बोलते हैं, गैस का दाब जो होता है उसको आंशिक दाब। तो आंशिक दाब पता करने के लिए हम इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। कुल दाब के लिए ये फार्मूला, उसी तरीके से और कुल दाब के लिए फार्मूला, अर्थात जैसे जैसे कंडीशन रहेगा फार्मूला का उपयोग हमको करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसी का हमने टोटल ये कर दिया है। टोटल अर्थात ढेर सारे गैस रहेंगे और सबके मोल दिए रहेंगे, तो सबके मोल को हम इस तरीके से जोड़ेंगे और इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। यदि सिर्फ एक ही मोल देता है, एक गैस का किसी का भी पता करना है, तो कोई भी एक फार्मूला उपयोग कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन सा है, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये तो हम लोग क्या है, टोटल कितना निकल गया, एक हो गया, दो हो गया, और इसमें से एक उठा लेंगे तो टोटल 3 फार्मूला होगा। यदि हम किसी गैस का मोल प्रभाज निकालना शुरू करें, मोल प्रभाज का अर्थ होता है किसी भी जो गैस होता है उसमें जो उपस्थित मोल होते हैं, अर्थात जो गैस के अणु होते हैं उनके अणुओं की संख्या, उसमें और भी ढेर सारे जो गैसें होते हैं उनके टोटल के साथ यदि हम भाग दे के निकाल दें तब उसको हम बोल देते हैं मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। अब यदि मुझे मोल प्रभाज भी पूछ देता है, अर्थात चूंकि मोल यहाँ पे दे दे, इससे हम उल्टा मल्टीप्लाई करके अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मोल भी पता कर सकते हैं। यदि मान लो मोल प्रभाज पूछ देता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, यदि हमको मोल प्रभाज दे देता है, अर्थात यदि मोल प्रभाज दिया हो, तब हम कैसा फार्मूला बनाएंगे। देखिए ये जो P1 है इसको मैं यदि भाग दे दूं इस समीकरण से, P1 बटा P टोटल कर दूं, P टोटल, P1 को हम इसको कॉमन से एक समीकरण बना सकते हैं। जैसे इसको हमने समेशन PI लिखा है तो इसको हम क्या बना सकते हैं, PI इक्वल टू NI RT बाई V। ऐसा NI का अर्थ होता है इंडिविजुअल, अर्थात एक का मोल की संख्या, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसा ही बनाना चाहे। अब यदि हम P1 का मान यहाँ से रखें तो P1 का मान क्या था, N1 RT बटा V, और P टोटल का मान देखिए क्या लिखा है हमने, N टोटल RT बटा V, ठीक। इसको यदि हम करें तो N1 RT बटा V ऐसा कर सकते हैं। अभी ऐसे जाके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, V बटा ये क्या लिखूंगा मैं, N टोटल, ये R और T हो जाएगा, ठीक है। RT और V एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा N1 बटा N टोटल, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। किसका, P1 बटा P टोटल, इसका P1 बटा P टोटल। इसको नोट करिए इस साइड को, फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो बचा हुआ है उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इक्वल टू N1 अपन N टोटल, ये आया हुआ था किसके लिए, इसके लिए आया हुआ था, अर्थात P1 बटा P टोटल अर्थात कुल दाब बराबर क्या आया था, N1 बटा N टोटल। बाकी तो कैंसिल आउट हो गया जो कि यहाँ पे लिखा था। उम्मीद हो चीज़ें आपने लिख ली होंगी, और नहीं लिखी होंगी तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से फार्मूला आ गया, N1 बटा N टोटल, इसको कहा जाता है मोल प्रभाज, इसको हम बोलते हैं X। और चूंकि पहले का हम निकाल रहे हैं एक का, इसलिए इसके साथ मैं एक लिख सकता हूँ, ठीक है। ये होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये आपको 12th में भी काम आएगा, और इसमें पहले यूनिट में भी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें रहता है। मोल प्रभाज हमको ये बताता है कि कोई भी यदि मिश्रण दिया हुआ है और मिश्रण में से किसी एक का यदि हमको मोल निकालना है तो हम इस मोल प्रभाज के द्वारा निकालते हैं कि एक का मोल बटा टोटल कुल मोल, अर्थात जो मिश्रण है उसमें, तो उसको हम मोल देते हैं मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। अब इस तरीके से ये फार्मूला हमको क्या मिल गया, P1 बटा P टोटल इक्वल टू क्या हो गया, X1 अर्थात एक का मोल प्रभाज। यदि मैं इसको मतलब किसी एक का सिंगल का मेरे को क्या निकालना है, वाष्प दाब निकालना है अर्थात 1 का, और मेरे को क्या दिया रहे, P टोटल दिया रहे, तो इस फार्मूला को मैं ऐसा भी बदल सकता हूँ, P टोटल इंटू X1। तो इस तरीके से हमको एक नया फार्मूला मिल गया। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये तो है ही, जब सिर्फ मोल दिया रहे और मान लो सिर्फ और मोल प्रभाज यदि पूछ दे या फिर दिया रहे तो हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे गणित बनाने के लिए। यहाँ पे X1 क्या है, X1 है मोल प्रभाज, और P टोटल क्या है, कुल दाब, P टोटल क्या है, कुल दाब किसका, जितने भी गैस है वो सबका। ये P1 क्या है, ये है आंशिक दाब। तो देखिए आंशिक दाब निकालने का कितना सारा सूत्र है। ये तो कुल दाब निकालने के लिए, आंशिक दाब के लिए यहाँ पे हमने एक और सूत्र लिखा हुआ था इस तरीके से, P1 बराबर N1
RT/V इस तरीके से। तो ये भी आंशिक दाब निकालने का सूत्र है, अर्थात एक गैस का दाब और ये भी, लेकिन ये कब निकलेगा जब इसमें मोल प्रभाज दिया रहेगा तब, या फिर इसी के द्वारा हम मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं इसको उल्टा घुमा के, अर्थात P1/P टोटल कर देंगे तो मोल प्रभाज भी निकल जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, अर्थात ये फार्मूला आपको याद रखना है और कैसे निकल रहा है वो याद रखना है, इसमें दिक्कत नहीं है कहीं भी, यहाँ तक तो आपको बन ही जाएगा सीधा। ये सामान्य किसका नियम हमने लगा रखा है, आइडियल गैस इक्वेशन अर्थात आदर्श गैस समीकरण। देखिए PV = nRT, P को टोटल कर दिया इसलिए N को भी टोटल कर दिया, डायरेक्ट सूत्र याद हो जाएगा। और इसी को हमने एक सिंगल 1 वाला था उसके साथ अपान कर दिया तो हमको ये सूत्र मिल गया है। ठीक, तो यहाँ पे x1 का अर्थ ये होता है वास्तव में N1/N टोटल। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, ये होता है आंशिक दाब। अब देखिए जो x1 होता है ये वास्तव में ऐसा है, x1 + x2 = 1 होता है, अर्थात एक का मोल प्रभाज, यदि 2 मोल प्रभाज है तो उनका जब योग करते हैं या टोटल उनको करते हैं तो हमको हमेशा 1 मिलता है। अर्थात इसको हम और कैसे कर सकते हैं, यदि मेरे को सिर्फ x1 पता करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 - x2 इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या फिर ये कर सकता हूँ। तो ये याद रखना है, किसी किसी बुक में यहाँ पे 1 की जगह A दिया रहता है, 2 की जगह B दिया रहता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थात जो 1 लिखा है जितना जगह वहाँ A भी मिल सकता है, 2 लिखा है वहाँ पे B भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुक अलग रहते हैं तो अलग अलग तरीके से नोटेशन प्रयोग किए जाते हैं। ये सूत्र क्यों लिखा गया, ये सूत्र इसलिए लिखा गया क्योंकि कभी कभी क्या है 2 का मोल प्रभाज पूछ देता है निकालने के लिए, तो हम इसका मान निकाल लेंगे तो इस तरीके से हम दूसरे का भी मान निकाल पाएंगे सीधा माइनस करके। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। और ये चीज़ें भी इसके बाद वाली ये यहाँ से स्टार्ट थी, अर्थात यहाँ का जो बाकी पोर्शन था वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो साथ में ये ध्यान देना है कि जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है उसमें हमने कौन सी गैसें उपयोग की थी, वे गैसें उपयोग की थी जो आपस में अभिक्रिया नहीं करती थी, मिक्स नहीं होती थी। अर्थात 2 गैसों को यदि हमने किसी कंटेनर में रख दिया तो दोनों अलग अलग रहते थे, आपस में क्रिया नहीं करते थे, उन गैसों का ही प्रयोग करते थे, बाकी दूसरे गैसों पर ये लागू नहीं होगा। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ इसका शर्त, आपस में क्रिया करने वाले गैसों पर यह नियम लागू नहीं होता, यह नियम लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो गैसें आपस में क्रिया कर लेंगी उस पर इसका नियम लागू नहीं होता। और ये गैसें हैं 9, इन पे इसका नियम लागू नहीं होता। इनको आपको याद करना है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NH3 इनको क्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, इसको क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इससे कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है जिसको फास्जिन भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपस में क्रिया कर लेते हैं, इस पर क्या है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम काम नहीं करता। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं DLPP, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, या फिर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता, इस पर लागू नहीं। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इनका हम गणित बनाना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा चीज़ें इक्वेशन अर्थात कौन सा जो सूत्र है कब उपयोग होने वाला है उसके बारे में। ठीक, ये चीज़ें तो आपको याद रखनी ही है। यहाँ पे N टोटल का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, N टोटल कहाँ से आया है, देखिए N1 N2 N3। अब जरूरी नहीं है N3 पे रुक जाए, वो आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस सूत्र को N1/N1 + N2 + N3 ऐसा करके भी बना सकते हैं। मतलब आपको याद रखना है, अंडरस्टैंड, N टोटल का अर्थ है कि कुल मोल जितने थे वो सबको हम टोटल करेंगे। उस तरीके से गणित बनाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ में ये सूत्र है, इसमें हम P1 ना लिख करके एक कॉमन सूत्र भी बना सकते हैं। कैसे, हम ऐसा लिख सकते हैं PI = P टोटल इंटू XI। आई का अर्थ होता है इंडिविजुअल। तो इस सूत्र को हम एक कॉमन सा सूत्र इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, इसको नोट करिए सबको। और ये आपको रटना है, ये लागू नहीं होता इस पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, क्योंकि आंशिक दाब का नियम तभी काम करेगा जब 2 गैसों को यदि हम मिलाएं तो गैसें आपस में क्रिया ही नहीं करें। ठीक है, क्रिया करेंगी तो जो दाब रहेगा वो कम हो जाएगा हमेशा। दाब हमको फिर जो डाल्टन का नियम था इस तरीके से कि P = P टोटल = P1 + P2 + P3, ये नहीं आएगा यदि आपस में क्रिया करेंगी तब। ठीक है, अब हम देख रहे हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से संबंधित अंकित प्रश्न। इसमें मैं अभी 3 क्वेश्चन लिख रखा हूँ, इसके अलावा और भी अलग अलग वैरायटी हम देखते जाएंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक मिश्रण की कुल दाब की गणना कीजिए जिसमें 1 ATM अर्थात 1 वायुमंडलीय दाब हीलियम गैस, 3 ATM नियान गैस, 5 ATM C6H14। C6H14 को बोलते हैं हेक्सेन। जब हम यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा, ये सूत्र किसका है, ये हेक्सेन बोलते हैं इसको। और 0.7 ATM UF6, UF6 मतलब होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, यू का अर्थ होता है यूरेनियम, ये भी गैस ही है, उपस्थित है। अब कुल दाब की गणना कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा है डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला हमने डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में ये पढ़ा है, P टोटल इक्वल टू क्या पढ़ा है, P1 P2 P3 और प्लस और भी यदि गैस है कोई तो इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कुल दाब अर्थात कुल प्रेशर पूछ रहा है तो मैं लिखूंगा P कुल या फिर P टोटल। कुल P का अर्थ होता है दाब, कुल दाब हो गया जिसमें 1 ATM 3 ATM 5 ATM और 0.7 ATM UF6 उपस्थित है। तो अर्थात हीलियम, नियान,
हेक्सेन और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ये चारों गैस आपस में एक जगह उपस्थित है, ठीक है। और हमने इसके नियम में क्या पढ़ा है, आपस में क्रिया ना करें, ठीक है, तभी वो उसके जो प्रेशर है वो टोटल होंगे। और क्रिया करने वाली गैसों के लिए मैं एक लिस्ट बना रखा था जिसको आपको याद करना है, टोटल 9 गैसों का। उसके अलावा भी एक आंख हो सकते हैं, लेकिन ये जो इसके पहले बताया उसको जरूर याद कर ले, ठीक है। तो इनको हमको क्या करना है, चूंकि सब के सब प्रेशर लगा रहे हैं, किसी कंटेनर में रखे गए हैं, तो सबके सब की क्या होंगे, दाब। देखिए प्रेशर किसका, हीलियम का, तो मैं लिखूंगा यहाँ हीलियम 1 की जगह हीलियम है, ठीक है। दूसरा क्या है प्रेशर, नियान का, तो मैं नियान लिखूंगा। तीसरा क्या है प्रेशर, C6H14 का, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा क्या करना है। प्रेशर किसका, UF6 का। अब सबको टोटल कर दीजिए। देखिए इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 3, नियान वाले में इसमें 5 है, इसमें 0.7 है। तो इस तरीके से यदि करेंगे तो देखिए 5 3 8 1 9 9.7। चूंकि क्या है प्रेशर और सारे प्रेशर किस में है, दाब एटीएम में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा एटीएम। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सरल वाला क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट सिंपल फार्मूला से बनता है, ठीक है। टोटल प्रेशर इस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका बताया था, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग। देखिए एक पात्र में N2O2 मिश्रित है, यदि P(N2) इतना एटीएम, अर्थात नाइट्रोजन का प्रेशर 1 एटीएम है, 1 वायुमंडलीय दाब, ऑक्सीजन का 2.5 और कुल प्रेशर दिया है 5 एटीएम, तब हमको क्या पता करना है, CO2 का आंशिक दाब पता करना है। और B CO2 का मोल प्रभाज भी याद कीजिए। कहने का अर्थ है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो कंटेनर है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, अर्थात सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड का दाब पता करना है हमें। तो पहले हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हम सबसे पहले देखिए हम इसी तरीके से लिखेंगे P कुल अर्थात P टोटल बराबर, कौन सा दिया है, नाइट्रोजन, तो मैं लिखूंगा P(N2) प्लस, मतलब P1 P2 P3 की जगह यही लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, तो PO2 लिखूंगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का तो दिया नहीं है, इसको हमको निकालना है, तो मैं लिखूंगा PCO2। ये तीनों गैसें हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को पूछ रहा है, नहीं तो ये दोनों रहते तो उन दोनों को पूछता, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछ दिया, इनको नहीं पूछा, ठीक है। तो PCO2, अब देखिए P कुल दाब तो दिया हुआ है, देखिए P टोटल 5 एटीएम, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 5, N2 का कितना दिया है 1, O2 का कितना दिया, ऑक्सीजन का 2.5 और PCO2। इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए 2 और 1 3, ये हो गया 3.5 और PCO2 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 3.5 और PCO2। इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये 5 में से 3.5 गया, कितना बचा, ये 5 हो गया, और इसको ऊपर कर दिया तो 1.5, ठीक है। अर्थात मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ 1.5। ये किसका मान आया, PCO2, अर्थात हमको कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेशर पता चल गया, कितना, PCO2 का, ठीक है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो आपको आ ही गया होगा समझ में, लेकिन ये यहाँ आंसर नहीं है। यहाँ पे अब देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। CO2 का आंशिक दाब याद कीजिए, ठीक है। तो आंशिक दाब निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, देखिए PV = nRT, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब CO2 का यदि मेरे को पता करना है तो मैं लिखूंगा PCO2 और ये इसको लिख दूंगा nRT/V, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे आप फार्मूला समझ गए होंगे। इसको हमने 1 2 ऐसा करके लिख रखा था, तो मोल की संख्या तो इसमें दी नहीं है, अर्थात ये वाला जो PCO2 = nRT/V, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे P1, अर्थात इस तरीके का अपना फार्मूला था P1/P टोटल, ये हमने पिछली बार लास्ट में लाया था। ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोल और मोल इसमें कहीं पे दिया नहीं है। मोल कब हम निकाल सकते थे, मोल N = W/M, वजन दिया रहता, या फिर ये चीज़ दिया रहता N/N0, या फिर वॉल्यूम दे देता। ये तीनों चीज़ नहीं दिया है, इसलिए हम मोल नहीं निकाल सकते, इसलिए इस फार्मूला का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब फार्मूला हमारा ये है, ठीक, P1/P टोटल। अब यहाँ पे P1/P टोटल का बराबर क्या होता था हमारा, ये X होता था, और यहाँ पे हमने X1 लिख रखा था, जिसको हम क्या बोलते थे, मोल प्रभाज। अब यही फार्मूला क्यों उपयोग किया हमने, यही फार्मूला इसलिए उपयोग किया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज भी पूछ रखा है। तो आपको थोड़ा सा रिमेंबर करके सोच के सूत्र को लगाना पड़ेगा बारी बारी से, तब आप क्या है प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, इससे आपको आसानी से बनने लगेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देखिए 1 की जगह चूंकि हमको क्या पता करना है, CO2 का सारा चीज़ पता करना है, CO2 का आंशिक दाब, तो इसी को मैं लिख दूंगा PCO2/P टोटल, अर्थात कुल दाब इक्वल टू ये वही है, अर्थात X CO2 का मोल प्रभाज। अब देखिए CO2 का हमने क्या निकाल रखा है 1.5 वाला मान, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1.5, और P टोटल क्या है, P टोटल देखिए कुल दाब कितना है 5, जो कि हमने यहाँ पर भी लिख रखा है, ठीक। तो 1.5/5 इक्वल टू मैं क्या करूँगा X CO2 ये लिखूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताना भूल गया मैं, CO2 का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक। ये आंसर है जिसको मैं आंसर नहीं है करके बोल रहा था। CO2 का आंशिक दाब मतलब अकेले का दाब, जो कि हमने इस फार्मूला के द्वारा निकाल लिया सरल तरीके से, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया अपना 1.5, किसके लिए, इसके लिए आ गया 1.5 मान, ये वाले के लिए। और इसका हम CO2 का मोल प्रभाज वाले के लिए हम ये फार्मूला उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमने पिछला सूत्र पढ़ा था उसके द्वारा, P1/P टोटल इक्वल टू मोल प्रभाज। अब इसके P1 की जगह हमने CO2 रख दिया,
और P टोटल और एक CO2। अब इस तरीके से हम करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए 15/5 करूँगा तो 5 या 15 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव है तो ये आता है इसका आंसर 0.3। चूँकि ये क्या है, मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ 0.5 ही रहेगा। तो याद रखें मोल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं होता। और इसका आंसर क्या आ गया 0.5, ये वाले का आंसर 0.5 आया, ऊपर वाले का आंसर 1.5 आया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, पहला और दूसरा। इसको नोट करिए, फिर तीसरा क्वेश्चन अलग टाइप का करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नियान गैस का मिश्रण 893 टॉर का कुल दाब लगाती है। अब ये टॉर में है वाष्प दाब, इसको हम एटीएम में भी बदल सकते हैं। कैसे बदल पाएंगे, इसका बटा हम 760 कर देंगे तो 760 बराबर एक एटीएम होता है, तो इस एटीएम में भी बदल जाएगा। लेकिन ज़रूरत नहीं है, टॉर में भी उतना उत्तर आ सकता है, एटीएम में भी उत्तर ला सकते हैं, अर्थात जैसा प्रेशर है वैसा उत्तर हम ला सकते हैं। कुल दाब लगाती है, यदि इनके मोल प्रभाज अर्थात मोल एक्स का मान दे दिया, मोल प्रभाज का क्रमशः इतने हों, तब इनके आंशिक दाब की गणना कीजिए। आंशिक दाब अर्थात इनके अलग अलग दाब की गणना कीजिए। किसके, P/2 अर्थात किस क्या क्या चीज़ दे दिया, P टोटल दे दिया है। P टोटल अर्थात कुल मिश्रण का कुल दाब कितना दिया 893 टॉर। और क्या दिया है, इनके मोल प्रभाज, मोल प्रभाज मतलब ये x में लिखूंगा, मोल प्रभाज क्रमशः जैसे N2 है तो x N2 लिख दूंगा, कितना है 0.41। उसके बाद O2 का है ऑक्सीजन का, ये कितना दिया है 0.35। और किसका, ये नियान का 0.24, x नियान इसका क्या है 0.24। और मोल प्रभाज हमने क्या पढ़ा है N/N टोटल, ये हम पढ़ रहे थे। और N टोटल को हम क्या बोलते हैं, वास्तव में N टोटल मतलब N1 + N2 + N3, जितने भी हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है पिछले सेक्शन में, अर्थात इसी में थोड़ा देर पहले पढ़ा, आप उस चीज़ को रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो वही सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, इनके आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। आंशिक दाब मतलब इनके अलग अलग प्रेशर, P/N2 हमको पता करना है, PO2 पता करना है और P नियान। अब देखिए यहाँ पे मोल प्रभाज दे दिया, ये सब मोल प्रभाज है ना, x मतलब मोल प्रभाज, तो आपको पता x को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं, ये याद होना चाहिए आपको, मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में। अब मोल प्रभाज दे दिया, हमको ये पता करना है और क्या है P टोटल। तो हमारे पास क्या करने के लिए, अकेले का आंशिक दाब, ये आंशिक दाब पूछा है ना एक एक का, आंशिक दाब निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये PV = nRT। P कर दूंगा तो nRT बाई क्या हो जाएगा V, ये सामान्य प्रेशर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ क्या चाहिए मुझे, मोल, टेम्परेचर, आयतन। देखिए यहाँ कहीं मोल दिया है, नहीं दिया, ना तो टेम्परेचर दिया ना तो आयतन, इसलिए फार्मूला क्या होगा, उपयोग नहीं होगा। अब दूसरा हमारे पास फार्मूला है, चूंकि यहाँ पे क्या है मोल प्रभाज दे रखा है, तो मोल प्रभाज वाला हमने क्या किया था P1/P टोटल किया है, ऐसे इक्वल टू हमने क्या किया है x1 मतलब xi भी आप लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अब इस तरीके से करें तो ये देखिए मोल प्रभाज और प्रेशर हमको पता करना है, P टोटल दे रखा है, ठीक है। तो इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र इस तरीके से बन जाएगा। अर्थात ये सूत्र कैसे बन जाएगा, P1 = x1 × P टोटल। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कैसे करना है। अब इसी में हम इसको ढाल रहे हैं, P1 मतलब PN2 पहले स्टार्ट करते हैं, x1 मतलब x1 का अर्थ है नाइट्रोजन का 0.41 × P टोटल कितना है 893, यहाँ गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है PO2, ऑक्सीजन का कितना है 0.35 × फिर 893, क्योंकि टोटल का गुणा करना है हमको, टोटल मतलब कुल। उसके बाद P नियान अर्थात प्रेशर नियान का, ये कितना है, ये x वाला देखिए नियान के लिए 1 की जगह हम नियान लिखेंगे, फार्मूला को बड़ा बना सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, इससे हमने ऐसा निकाल रखा है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए 0.24 × 893। तो इस तरीके से इनका जब गुणा करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर किस में आएगा, चूंकि ये प्रेशर है और ये भी प्रेशर है, किस में दिया है टॉर में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, टॉर में आएगा, सबका यूनिट टॉर होगा, ठीक है। और यदि एटीएम में लाना रहेगा तो एटीएम में लाने के लिए 893/760 में इसको भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि 760 mm बराबर क्या होता है 1 ATM। तो इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं टॉर को एटीएम में, ठीक है। तो नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर टॉर में आएगा, ये आंसर आप निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दूसरे वैरायटी का। उम्मीद है जो 3 क्वेश्चन हमने बनाए वो आपने सीख लिया होगा, और कैसे अप्लाई करते हैं जो फार्मूला है उसको, उसका तरीका भी थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। इसमें देखिए 6.70 मोल क्या क्या चीज़ दिया है वो देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन इतना मोल O2 दिया, उसका मिश्रण कर दिया 300 लीटर आयतन और 273 केल्विन ताप पर। 300 लीटर आयतन मतलब 300 लीटर के कंटेनर लिया था, उसमें हमने उसको मिक्स कर दिया 273 केल्विन ताप पर। यदि मिश्रण का कुल दाब 0.75 ATM हो तब H2 का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। अर्थात क्या पूछ दिया चौथा क्वेश्चन में, PH2, इसका हमको दाब पता करना है। दिया क्या क्या है, हाइड्रोजन का मोल दे रखा है 6.70 और क्या दिया, ऑक्सीजन का मोल दे दिया, NO2 लिख सकता हूँ इसको 3.30 मोल। और क्या दिया, आयतन दिया हुआ है, आयतन 300 लीटर ये दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन, और ये हमको पता करना है। तो हमको हमारे पास चूँकि ये याद करने के लिए हमारे पास 2 से 3 फार्मूला है। एक तो
फार्मूला है पी वी इक्वल टू एन आर टी, इस तरीके से पता कर सकते हैं। इसको मैं टी कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी, मतलब किसी एक का यदि हमको क्या पता करना है, आंशिक दाब पता करना है, तो इस तरीके से। अब ये फार्मूला मैं क्यों अप्लाई किया यहाँ पे, ये फार्मूला इसलिए अप्लाई किया क्योंकि अपने पास जो वी है आयतन और टी जो टेम्परेचर है वो दोनों दिया हुआ है, तो इस फार्मूला से हम पता कर सकते हैं। एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान चूंकि हमको हाइड्रोजन का ज्ञात करना है इसलिए मैं एन का मान क्या लूंगा, हाइड्रोजन का मोल ले लूंगा, कितना है 6.70, आर का मान लूंगा 0.0821 और ये 273। ये आर का मान ये क्यों लिया, क्योंकि जो अपना ये वॉल्यूम है ये लीटर में है और लीटर में रहता है तो हमेशा ये मान लेते हैं, जो गैस को आदर्श गैस समीकरण में हमने वो चीज़ पढ़ा भी है। ठीक है, ये मैं ऐसा कर दूंगा 300 लीटर। एक तरीका ये है, इसमें अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसका, ये हाइड्रोजन का आंशिक दाब। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, ये तो एक सामान्य तरीका, दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं। इसमें क्या दिया है, एक देखिए मिश्रण का कुल दाब, टोटल प्रेशर भी दिया है, पी कुल या पी टोटल लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखा है 0.75 ATM। तो ये चीज़ दिया है तो हम एक दूसरा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, P1 बटा P टोटल बराबर x1, इस तरीके से। अब x क्या है, मोल प्रभाज है, तो मैं P1 मतलब इसके जगह में P1 मतलब हाइड्रोजन का P1 और ये और P टोटल, इस फार्मूला से भी हम ला सकते हैं। इसमें भी उत्तर वही आएगा, इसमें भी, तो जो सूटेबल लगे आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है इसलिए मैं इसको अप्लाई किया। इस पर यदि पूरा फिट बैठ जाता है तो सिंगल का निकालना है तो सिंगल का मान रखेंगे, दो का पूछता तो n1 प्लस n2 कर देते, टोटल कर देते। ठीक है, x1 x मतलब अब मैं इसको हाइड्रोजन के लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या लिखता, PH2 और XH2 एक मतलब हाइड्रोजन का मोल प्रभाज इंटू P टोटल। अब ये कैसे याद करूँगा मैं, हाइड्रोजन का मोल प्रभाज, तो हाइड्रोजन का मोल प्रभाज पता करूँगा तो हमने मोल प्रभाज का फार्मूला पढ़ा है x1, ये हमने किसके लिए लाया था, n1 अपन n टोटल के लिए, इसके जगह हमने लिखा हुआ था n1 मतलब पहले एक का मोल और साथ में कुल मोलों की संख्या। अब हाइड्रोजन का यदि मेरे को निकालना है तो हाइड्रोजन का देखिए मोल क्या है 6.70, तो मैं ऊपर में लिखूंगा, मतलब इस सूत्र को कैसे कन्वर्ट करूंगा, NH2 बटा एक का मोल और कुल मोल, कुल मोल इसका अर्थ क्या होता है, ये ऐसा है n1 प्लस n2 प्लस n3, जो कि हमने पिछला किया हुआ था। इस वीडियो को आप रिवाइंड करके वहाँ पे उस चीज़ देख सकते हैं। इसका अर्थ यही है, n1 मतलब n टोटल मतलब सबका जितने मोल है वो सबको। तो हाइड्रोजन के साथ क्या दिया है, ऑक्सीजन भी, तो मैं लिखूंगा NH2 प्लस NO2। तो इस तरीके से कर सकते हैं। NH2 कितना है 6.70 बटा 6.70 प्लस कितना हो गया 3.30, तो ये हो जाएगा 6.70 बटा ये 6 3 हो गया, टोटल ये हो गया 10 और इसका मान आएगा 0.67, क्योंकि 10 से भाग दे दिया। ये क्या है, ये हाइड्रोजन के मोलों की संख्या। अब इस डाटा को मैं यहाँ पे रख दूंगा 0.67 इंटू पी टोटल अपने पास क्या है, ये है 0.75। तो इस तरीके से भी गुणा करेंगे तो यहाँ भी अपना आंसर आ जाएगा। ये लगभग 0.50 आता है और यहाँ भी लगभग 0.50 आता है। ये सामान्य एक सरल तरीका है, यहाँ गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, ये वाले तरीका में गुणा भाग कम करना पड़ता है। निकाल सकते हैं इस तरीके से भी, निकाल सकते हैं इस तरीके से भी, अर्थात इंडिविजुअल अर्थात किसी सिंगल का हम क्या निकाल सकते हैं, इससे वाष्प दाब निकाल सकते हैं, अर्थात एक प्रकार से हम लोग आंशिक दाब निकाल सकते हैं। अर्थात इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, आंशिक दाब निकाल सकते हैं किसी भी गैस का। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। दोनों तरीका, ये एक पहला तरीका था और ये अपना क्या था दूसरा तरीका सेकंड। ये भी आंसर इसमें आता है और आंसर इसमें भी आता है, तो जो तरीका आपको सूटेबल लगे वो अपना सकते हैं। इसमें आपको मोल का जानकारी होना चाहिए क्योंकि इसमें मोल का भी डाटा दिया हुआ है, टोटल डाटा दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी बना सकते थे। और ये सामान्य एक तरीका इसमें से, क्योंकि आयतन और टेम्परेचर दिया है तो इसमें भी बन जाएगा इस सूत्र से। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर पाँचवा और छठवां क्वेश्चन करके देखते हैं। पांचवा देखिए, एक मिश्रण दिया जिसमें 1 मोल ये 3 मोल ये मोल दे रखा है पूरा। मिश्रण के द्वारा कुल दाब इतना टॉर लगाया गया, प्रत्येक गैस का आंशिक दाब। अर्थात हमको क्या पता करना है, इसमें पांचवा जो पता करना है उसको पहले लिखिए। प्रत्येक गैस का आंशिक दाब मतलब PH2 मेरे को पता करना है, ये साथ में क्या पता करना है PNH3 अर्थात इसका भी प्रेशर पता करना है, PCO2 इसका भी प्रेशर पता करना है और PN2। टोटल 4 गैस है देखिए, 1 2 3 4। ठीक, दे क्या रखा है NH2 अर्थात हाइड्रोजन का मोल दे रखा है कितना 1, और क्या देखा NNH3 किसका मोल अमोनिया का, वो कितना 3, और NCO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना 10, और क्या दिया NN2 लिखूंगा, इसका कितना दिया 6। इस तरीके से इतना चारों का मोल दे दिया। कुल दाब अर्थात P कुल या P टोटल लिखूंगा मैं कितना 800 टॉर। ठीक है, तो इसको यदि ATM में बदलना है तो क्या कर देंगे 800 बटा 760 बराबर ये करेंगे तो ATM में आ जाएगा। टॉर में रखेंगे, टॉर में भी जिसमें भी बनाना चाहें उसमें उत्तर आ जाएगा, अपना जो भी प्रेशर आना है वो। ATM में बनाएंगे तो इस तरीके से ATM में बदल जाएगा, पहले सारा उत्तर ATM में आएगा। टॉर में बनाएंगे तो सारा उत्तर टॉर में आएगा। अब क्या आंशिक दाब पता करना है, ये मोल की संख्या दे रखा है हमको। ठीक है, अब इस तरीके से तो हमारे पास जो फार्मूला है मैं पहले ही बताया कि कैसे उपयोग करना है उस फार्मूला का, कि PV इक्वल टू NRT। इस फार्मूला का उपयोग हम यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि T का मान नहीं दिया, V का मान नहीं दिया है, आयतन दिया नहीं है, टेम्परेचर दिया नहीं है, तो ये फार्मूला अपना उपयोग होगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद हमने एक और फार्मूला निकाला था, ये फार्मूला हमने निकाला था P1 बटा P टोटल इक्वल टू क्या था x1 था, अर्थात मोल प्रभाज वाला। ठीक है, अब ये मोल प्रभाज वाला हमने जो फार्मूला लगाया था इसको हमने क्या किया था P1 अर्थात एक सिंगल का जब निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा x1 इंटू
P टोटल कर लूँगा, ठीक है। x1 क्या है यहाँ पे, मोल प्रभाज है। अब मोल प्रभाज है मतलब कुल मोलों की, इसका सूत्र हमने क्या लिखा है, मोल प्रभाज मतलब ये है N1 बट्टा क्या लिखा था हमने, N टोटल लिख रखा था। ये एक के लिए यदि मेरे को निकालना है तो इसी एक का मोल का संख्या बटा टोटल मोल, 2 का निकालूंगा तो ऊपर में 2 लिखूंगा और फिर टोटल लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए P टोटल ये दिया हुआ है मान। अब x1 अर्थात सबका यदि हम बारी बारी से मोल प्रभाज निकाल लें, देखिए सबके मोल दिए हुए हैं अर्थात हमको मोल प्रभाज पता चल जाएंगे, ठीक। अब पहले तो इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल अर्थात n टोटल, n टोटल अर्थात कुल मोलों की संख्या। देखिए हाइड्रोजन का 1, अमोनिया का 3, CO2 का 10, नाइट्रोजन का 6। तो देखिए 10 6 16, 3 कितना हो गया, 19 और 1 20, ये 20 मोल आ गया टोटल मोलों की संख्या। अब प्रत्येक का बारी बारी से यदि हम मोल का संख्या निकालें अर्थात प्रत्येक का मोल प्रभाज निकालें तो सबसे पहले हम निकाल सकते हैं XH2, ठीक है, क्योंकि यही सूत्र से हम बना पाएंगे। पिछला सूत्र तो मैं बताया कंडीशन आयतन नहीं दिया था, टेम्परेचर नहीं दिया, इसलिए वो सूत्र अप्लाई नहीं होगा कभी, ठीक है। इसलिए उसके बाद यही सूत्र बचा, क्योंकि 2 ही सूत्र से पूरे क्वेश्चन बनने रहते हैं। अब इसके लिए क्या है, हाइड्रोजन का देखिए मोलों की संख्या कितनी है, 1, मतलब इसकी जगह N1 की जगह मैं 1 ले लिया। अब N टोटल ये है कुल मोलों की संख्या, तो मैं क्या लिखूंगा 1/20। इसी तरीके से NH3 का निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3/20। CO2 का निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, CO2 में कितना है 10/20। और नाइट्रोजन का यदि निकालूं तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 6/20। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ लिए होंगे। ये जो मोल प्रभाज होते हैं इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये इजीली बन जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप गुणा भाग करेंगे तो सबके मोल प्रभाज बन जाएंगे, निकल जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे इस सूत्र का अप्लाई। अब देखिए किसका निकालना है, हाइड्रोजन का। तो मैं लिखूंगा PH2 बराबर हाइड्रोजन का XH2 लिखूंगा। और XH2 मतलब क्या है 1/20 गुणा टोटल कौन सा, देखिए टोटल कितना है 800 टॉर, तो मैं लिखूंगा 800 टॉर। ATM में लाना रहेगा तो ऐसा भाग करके जो मान आएगा उसको रखना पड़ेगा, और नहीं लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आप अप्लाई नहीं कर लेंगे, ठीक है। जिसमें लाना है उसमें उत्तर हमारा आएगा, इसमें टॉर में आएगा उत्तर, जो भी है उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई, है ना। दूसरा PNH3। अब इसी सूत्र के हिसाब से प्रेशर हो गया अमोनिया का। अब अमोनिया का ही क्या मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज कहाँ से, यहाँ से, तो क्या लिखूंगा मैं 3/20 और साथ में टोटल, P टोटल मतलब कुल कितना है 800, मैं लिखूंगा 800। उसके बाद किसका बारी है, CO2 का। इसके लिए क्या करूँगा, CO2 का देखिए 10/20 गुणा क्या करूँगा मैं 800। इसके बाद PN2 नाइट्रोजन का कितना है 6/20 गुणा 800। इस तरीके से इनके आंसर हमको मिल जाएंगे, और किस में मिलेंगे, सबके सब टॉर में मिलेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझ लिया कैसे आंशिक दाब निकालना है और कैसे इसका उपयोग करना है। ये डाटा आप यहाँ से निकाल लेंगे, उसके निकाल के यहाँ रख सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको मैं यहाँ पे उठा दिया। और ये सूत्र कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये क्या है, मोल प्रभाज, एक मोल प्रभाज है, और ये कुल वाष्प दाब है, और ये एक का वाष्प है, ठीक है, अर्थात एक का आंशिक दाब जिसको बोलते हैं। फिर ये प्रेशर है सिर्फ एक गैस का, और ये है कुल दाब कुल प्रेशर सभी गैसों का, ठीक है, जो कि मान दिया हुआ है। इसको नोट करिए, फिर छठवां क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद है चौथा और पांचवा आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा में कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। पहले तरीका बताया, उसमें आयतन नहीं था, टेम्परेचर नहीं था, इसलिए वो अप्लाई नहीं किया हमने। उसके बाद दूसरा सूत्र हम जो ये पढ़े थे उसको 1 मतलब ये वही, और ये 1 का अर्थ है होता है ये एक का मोल बटा कुल मोल, और कुल मोल का अर्थ मैं बता चुका हूँ N1 + N2 + N3 + N4, और जितने भी हैं वो सबके मोल, इसलिए हमने यहाँ पे कुल मोल निकाल दिया, जिसको N टोटल बोलते हैं, ठीक है। अर्थात इसको हमने यहाँ पे सबको N1 + N2 + N3 ये सब चीज़ों को जोड़ दिया, टोटल हमने मोल ले आया है। इसको नोट करिए, फिर छठवां देखते हैं। छठवां क्वेश्चन में देखिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक पात्र में 4 ग्राम H2 44 ग्राम CO2 मिश्रित किया गया, जबकि मिश्रण का कुल दाब 10 ATM है। प्रत्येक गैस का आंशिक दाब याद कीजिए। अर्थात हमको छठवां क्वेश्चन में क्या करना है, हर एक गैस का क्या क्या गैस दिया, 4 ग्राम H2 अर्थात PH2 हमको पता करना है, और 44 ग्राम CO2 अर्थात PCO2 हमको पता करना है। इसको हम बोलते हैं आंशिक दाब। दे क्या रखा है, 4 ग्राम H2 अर्थात W का मान दे रखा है, किसका, हाइड्रोजन का। तो WH2 में लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन का W का मान कितना है 4 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का W अर्थात कितना दे दिया है 44 ग्राम। अब इनको मिक्स कर दिया गया, मिश्रण का कुल दाब अर्थात P टोटल, ये है P टोटल का मान कितना दिया 10 ATM, ये दिया हुआ है, और हमको ये प्रेशर पता करना है। तो ये हमारा सूत्र PV = nRT। इस तरीके से हम कंपेयर करते थे, तुलना करते थे गैस का। P1 P2 P3 वाला निकाल नहीं सकते, क्योंकि कोई प्रेशर दे नहीं रखा है, हमको प्रेशर ही निकालना है। इससे निकालने तो हमको आयतन और टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, आयतन टेम्परेचर दिया नहीं है, इसलिए आयतन टेम्परेचर हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, अर्थात ये सूत्र हम अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपने पास फार्मूला होता है इसका P1/P टोटल इक्वल टू क्या होता है X1, और इसको मैं P1 कर दूँ अर्थात अकेले का, X1 × P टोटल हो जाता है, P टोटल। इस फार्मूला से P टोटल तो दिया हुआ है, बना पाएंगे, और P1 मतलब ये हाइड्रोजन के लिए H2 लिख दूंगा, CO2 के लिए CO2 लिखूंगा। अब ये पारी आ गया मोल प्रभाज का। तो हम मोल प्रभाज कैसे पता करेंगे यहाँ पे, तो
मतलब वो पहले जो फार्मूला बताया उसके बाद ये दूसरा फार्मूला होता है। तो मोल प्रभाज का हमारा सूत्र होता है x बराबर x1 बराबर क्या था, n1 बराबर n टोटल, और n क्या होता है, n होता है W/m। n अर्थात क्या है, मोलों की संख्या है। अभी मोलों की संख्या आपने पढ़ी हुई है, कैसे निकालते हैं देखिए। किसका मोल हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन का निकालते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का वजन दे दिया 4 ग्राम। तो n मैं लिख देता हूँ NH2 हाइड्रोजन की मोलों की संख्या, मात्रा बटा उसका अणु द्रव्यमान। मात्रा कितना दिया 4, और हाइड्रोजन H2 लिखा है, एक होता है द्रव्यमान, तो 2 का कितना होगा 2, और वो भी किसमें, ग्राम में। क्यों, क्योंकि हम यहाँ मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं, ना कि अणु द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान रहता तब AMU लिखते, जो कि हम पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं कैसे करना है। ठीक, तो ये मैं लिखूंगा 2, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, तो मोल की संख्या कितनी आ जाएगी 2 हाइड्रोजन का, इस सूत्र के हिसाब से। ठीक है, अब दूसरा देखिए किसका, ये हम निकाल रहे हैं CO2 का मोल। CO2 का कितना दिया 44, W का मान, अब M का मान, CO2 ये होता है 12 और ये होता है 16, मतलब 12 + 16 × 2 बराबर 32, मतलब कितना हो गया 44। ये हो गया 44 बराबर कितना 1, तो ये इनका मोल निकल गया। अब मोल निकलने के बाद क्या करेंगे हम, चूंकि हमको मोल प्रभाज निकालना है, तो N1 मतलब हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अलग निकल गया। टोटल कैसे निकालेंगे, N टोटल कुल मोलों की संख्या, दोनों को मैं जोड़ दूंगा। NH2 अर्थात N1 + N2 वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ H2 और CO2 ले रहे हैं बस, ऐसा N1 + N2 दो चीज़ है, इसलिए 2 को जोड़े, 3 रहता तो 3 को जोड़ते। इसी की जगह हम क्या लिख रहे हैं NH2, और इसको हम लिख रहे हैं NCO2। इस तरीके से 2 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, टोटल हो गया 3। अब कहाँ रखना है मेरे को, ये प्रेशर यदि अब निकालना है, प्रेशर किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का प्रेशर निकालने के लिए सूत्र मॉडिफाई हो गया AX2 P टोटल। हाइड्रोजन का क्या निकालना है मुझे, हाइड्रोजन का मोल प्रभाज H2, तो मोल प्रभाज का सूत्र देखिए N1/N टोटल। N1/N टोटल मतलब हाइड्रोजन का निकाल रहा हूँ तो मैं हाइड्रोजन लिखूंगा, और N टोटल का अर्थ ये है दोनों का मोल, अर्थात N टोटल। ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का मान कितना है ये 2, और टोटल मतलब कितना 3। और उसी तरीके से CO2 का यदि निकालूँ तो ये क्या निकलेगा, CO2 का देखिए 1 ऊपर में, और टोटल नीचे क्या है, टोटल मतलब 3, ये 1/3। ठीक है, इसका इस तरीके से निकलेगा क्या, मोल प्रभाज अलग अलग। अब इसमें हम गुणा करें हाइड्रोजन वाले में, तो ये हो गया 2/3, और टोटल P टोटल मतलब कुल दाब, और कुल दाब क्या दिया है देखिए 10 ATM। इससे निकालूंगा तो मेरे को हाइड्रोजन का निकल जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर रहेगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद CO2 का यदि मेरे को निकालना है इंडिविजुअल, तो यहाँ लिखूंगा 1 CO2 और P टोटल। अब देखिए CO2 का मोल प्रभाज इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ, 1 CO2 क्या है PCO2 बराबर 1 CO2 मतलब 1/3 गुणित P टोटल 10, इस तरीके से यह हो गया 10/3। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया 20/3, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18 6.6 के करीब आएगा, और ये मान आएगा कितना, चूंकि ये क्या है प्रेशर है और किसमें है पूरा डाटा ATM में है, इसलिए इसमें मैं क्या लिखूंगा ATM। ये अपना आंसर इसका ये 10/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 9, फिर 3 × 9 और साथ में ATM। तो इस तरीके से इसका मान आएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया होगा। मैं प्रयास किया हूँ कि 6 अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन शामिल हो जाए, और एक आध दो और भी वैरायटी के बनते हैं, लेकिन वो इसी टाइप के रहते हैं, मोल से संबंधित रहता है, वजन दे देता है, तो इस तरीके से हमको मोल निकालना है, जैसे कि इसमें मैं तरीका बता रहा था। तो उम्मीद है सारे 6 क्वेश्चन और डाल्टन का नियम आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्राहम का विसरण नियम, अर्थात डिफ्यूजन लॉ ऑफ ग्राहम, और आगे का पोर्शन 2-3 लेक्चर और बचा है, बाकी यूनिट लगभग खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।